नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएसई 141 के चैप्टर नंबर 7 की चर्चा करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा न्यास या फिर ट्रस्टीशिप। चैप्टर से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था या फिर गांधी जी का न्यास का सिद्धांत क्या था। इस चैप्टर से यही प्रश्न बनेगा जो पेपर में आना चाहिए। तो इससे पहले 6 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रस्टीशिप है क्या। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना कुल मिलाकर यही कह रही है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो चैप्टर की शुरुआत होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि न्यास की अवधारणा है क्या, ट्रस्टीशिप से हम समझे क्या। तो देखो, पहले मैं अपनी से आसान सी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, फिर उसका चैप्टर पढ़ते हैं। देखो, ट्रस्ट का मतलब ये है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकता से अधिक पूंजी नहीं होनी चाहिए, और यदि उसके पास आवश्यकता से अधिक पूंजी है तो उसे अपने आप को ना उस पूंजी का मालिक नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे ये समझना चाहिए कि उसने ये पैसा कमाया कहाँ से है। उसने ये पैसा समाज से कमाया है, तो ऐसे में उसके पास जो ये पैसा है वो समाज की धरोहर है। ऐसे में ना उसे उस संपत्ति की बस रक्षा करनी चाहिए, उसे कभी भी अपना नहीं समझना चाहिए, और उस संपत्ति के माध्यम से जनता का कल्याण करना चाहिए। यही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। एक बार फिर से सुन लीजिए। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत मतलब है हर एक बंदा बस अपनी आवश्यकता अनुसार क्या रखेगा, पैसा रखेगा। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे ये समझना चाहिए कि ये पैसा समाज का है, क्योंकि वो पैसा उसने समाज से ही कमाया है। उसे कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो पैसा उसका है। उसके बाद उसे वो ना पैसा समाज के ऊपर ही खर्च करना चाहिए, जल कल्याण के ऊपर खर्च करना चाहिए, गरीबी को खत्म करने के लिए खर्च करना चाहिए। इवन उसे पता है क्या है, उसे ये सोचना चाहिए कि समाज की धरोहर उसके पास है और वो बस उसकी रक्षा कर रहा है। तो समझ गए आप ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है। यही चीज़ हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए बहुत सारे तर्क दिए जाएंगे। तो देखिए, दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हर चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत हो तो देश का विकास हो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत हो तो शायद समाज का विकास हो सकता है। तो पूंजीवाद और साम्यवाद दो विचारधाराएं हैं जिनके बीच में संघर्ष चलता है। पूंजीवाद ये कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप कम हो और हर एक व्यक्ति निजीकरण की ओर बढ़े, समाज में एक प्रतियोगिता हो। जबकि साम्यवाद ये कहता है कि पूंजीवाद की वजह से अमीर अमीर हुए हैं, गरीब गरीब हुए हैं, और अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण किया गया है। ऐसे में सरकार को अर्थव्यवस्था का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए। लेकिन गांधी जी ना तो पूंजीवाद के साथ है ना साम्यवाद के साथ। उनका मानना है पूंजीवाद भी जनता का शोषण करती है और साम्यवाद भी जनता का शोषण करता है। गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे वो गरीबी खत्म करने के खिलाफ थे, माफ कीजिएगा, गरीबी के खिलाफ थे, सामाजिक आर्थिक अन्याय के खिलाफ थे, शोषण के खिलाफ थे, गिरते नैतिक मूल्यों के खिलाफ थे, कि लोगों के अंदर मॉरलिटी कम हो रही है, इसके खिलाफ थे, और इसीलिए वो संघर्ष कर भी रहे थे। गांधी जी जो थे वो साधारण जनता के अर्थशास्त्री थे, और उनका ये मानना था कि हर मनुष्य की एक गरिमा होती है, हर मनुष्य को मनुष्य के नाते व्यवहार उससे करना चाहिए। उनका आर्थिक दर्शन यही बता रहा है कि हर एक बंदा कब अपनी गरिमा की रक्षा कर सकता है, कब अपने सम्मान की रक्षा कर सकता है, जब जब वो आर्थिक रूप से सक्षम हो। क्योंकि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तभी वो सारी समस्याओं से पीड़ित है। अगर हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होगा तो शायद समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। गांधी जी कहते हैं कि जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, इन्हें अपनी संपत्ति के ना एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यहीं पर दिया है। उनका ये मानना है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो आम लोगों को समर्पित कर देना चाहिए। ये मान लेना चाहिए संपत्ति किससे अर्जित करी है, आम लोगों से अर्जित करी है। संपत्ति के बावजूद अमीर वर्ग को, बड़े बड़े भूस्वामियों को अपने आप को मजदूर वर्ग का इस तरह का समझना चाहिए। जिस प्रकार से मजदूर वर्ग कर रहे हैं उसी प्रकार से उन्हें भी अपने खेतों में काम करना चाहिए, अपनी ज़मीनों पर काम करना चाहिए। क्योंकि जो बंदा बिना परिश्रम के रोटी खा रहा है वो एक तरीके से बेकार है। तो हर एक बंदे को परिश्रम करना चाहिए, अपनी आजीविका अर्जित करनी चाहिए। मजदूरों के ट्रस्टी होने का मतलब यह है कि उन्हें भी परिश्रम का न्यासी बनना चाहिए। उनका ये मानना था कि समाज के कल्याण के लिए ना वेतन नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि शेयर दिया जाना चाहिए। और बात सही भी है। देखो, वो ये कह रहे हैं कि मान लो सपोज डैट एक कंपनी खुली है, और एक कंपनी में क्या है, एक बंदे ने पैसा लगा दिया, लेकिन वो मजदूर अगर उसमें काम नहीं करेंगे तो कंपनी बंद ही हो जाएगी। तो ऐसे में अगर मजदूर काम कर रहा है तो वो प्रॉफिट मजदूरों की वजह से हो रहा है। तो आपने एक बार पूंजी लगा दी, वो मजदूर रोज श्रम दे रहा है, तो ऐसे में मजदूरों को वेतन नहीं बल्कि मजदूरों को शेयर देना चाहिए, ऐसा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कह रहा है। जैसे कि अगले पैराग्राफ में लिखा भी है कि मौजूदा सिस्टम में मजदूर अपना श्रम बेच रहा है और अमीर बाजार से श्रम खरीद रहे हैं। अमीर लोग शायद ही कभी मेहनत करते होंगे, लेकिन मजदूर हमेशा ही मेहनत करता है। आदर्श स्थिति जब होगी जब ना मजदूरों को भी अवकाश मिलेगा, मजदूरों को भी समय मिलेगा, और बड़े बड़े भूस्वामी भी शारीरिक श्रम करेंगे। इससे क्या होगा, श्रम की जो गरिमा है वो सबके लिए रहेगी। जैसे कि छोटा काम करने वाला बंदा है तो हम कहते हैं छोटा काम कर रहा है, ये तो छोटा बंदा है, लेकिन नहीं, उसके भी श्रम का ना महत्व है। अगर वो बंदा वो काम करना बंद कर दे तो शायद हमारी ना ज़रूरत कम हो जाएगी, हम ना अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे फिर।
तो ऐसे में ना उसे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए श्रमिक वर्ग को, ना कि वेतन मिलना चाहिए। ऐसा ट्रस्टीशिप की अवधारणा कह रही है। तो न्यास की अवधारणा क्या है, ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या है, ये बात आप समझ गए। अब इसके कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सबसे पहले ये कहता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें ना इक्वलिटी होनी चाहिए, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में इक्वलिटी नहीं है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ऐसे में पूंजीवादी जो व्यवस्था है इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इक्वलिटी होनी चाहिए, समतावादी व्यवस्था होनी चाहिए। और जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में ये चीज़ें नहीं हैं, तो जितने भी मौजूदा स्वामी हैं उन्हें अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य ना प्रकृति से बाहर नहीं है, ऐसा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहता है। हर एक बंदा नेचर के अंदर है। इसके द्वारा ये दूसरा सिद्धांत इसका ये कहता है कि समाज द्वारा अपने कल्याण के लिए स्वामित्व के अधिकार के अलावा संपत्ति के निजी स्वामित्व की मान्यता इसमें नहीं है। यानी कि बंदा ये सोचे कि वो संपत्ति का निजी स्वामी नहीं है, बल्कि उसने वो संपत्ति समाज से अर्जित करी है, तो ऐसे में उसमें समाज का स्वामित्व है, समाज का अधिकार है। तो पहली चीज़ क्या है, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है। दूसरी बात ये क्या कर रहा है, समाज के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए संपत्ति का भाग। तीसरी बात क्या कह रहा है कि धन का स्वामित्व जो है वो कानून के बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि धन के स्वामित्व के लिए, यानी कि उत्पादन किसके लिए हो, उत्पादन क्यों हो, इसके लिए कानून होना चाहिए। एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंतर्गत सही व्यक्तियों के धन के उपयोग को रखना चाहिए। न्यूनतम वेतन जैसे वैसे अधिकतम वेतन भी तय होना चाहिए, यानी कि जैसे ये है कि मिनिमम इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, जैसे दिल्ली में 15,000 रुपये तो कम से कम मिलना ही चाहिए। तो ऐसे मैक्सिमम भी रख देना चाहिए कि इससे ज़्यादा बंदा ना कमा पाए। इससे क्या होगा, संपत्ति एक जगह इकट्ठी नहीं होगी, संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। इससे क्या होगा, थोड़ी सी इक्वलिटी बढ़ेगी, अमीर ज़्यादा अमीर और गरीब ज़्यादा गरीब नहीं होगा। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। तो ट्रस्टीशिप क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, क्या भारत में पहले से ही न्यास की धारणा थी? क्या प्राचीन भारत में ऐसे कुछ तत्व थे जो ये बताते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत होना चाहिए? तो बिल्कुल थे। गांधी जी को ना अचानक से थ्योरी नहीं आ गई थी कि रातों रात उनको सपना आया होगा और एक ना थ्योरी आ गई होगी उनके अंदर ट्रस्टीशिप की, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ था, ईशोपनिषद जो है उसका जो श्लोक था, उस श्लोक को पढ़ने के बाद गांधी जी को ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के बारे में पता चला। श्लोक के अनुसार व्यक्ति को अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए और केवल आवश्यकता अनुसार चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ उपहार में दिया है। और बात सही भी, आप कोयला थोड़ी बना सकते हो, आप लोहा थोड़ी बना सकते हो। प्रकृति ने सब कुछ आपको उपहार में दिया है, जमीन उपहार में दी है जमीन, और आप इसे बेच रहे हो। तो प्रकृति ने सब कुछ हमें जो है उपहार के रूप में दिया है और हमें सिर्फ इसे आवश्यकता अनुसार यूज़ करना चाहिए। पहली शर्त यह है कि व्यक्ति को दूसरों की संपत्ति को लालच नहीं करना चाहिए, केवल अपनी संपत्ति अर्जित करने पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जब कुछ जो भी पाया है वो भगवान को समर्पित कर दो, उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करो। जितना भगवान की रचना की सेवा के लिए ज़रूरत हो केवल उतना ही यूज़ करो। इसके साथ साथ इस सिद्धांत का जो मूल भाव है वो त्याग और सेवा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया रखा है। क्योंकि जब तक आप त्याग और सेवा का भावना नहीं रखोगे तब तक ये असंभव है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत फॉलो कर पाओ आप। दूसरों के धन के प्रति कोई लालच होना ही नहीं चाहिए, और ये बात रियलिटी है। बंदा ना आधा ज़्यादा बंदा समस्या में इसलिए क्योंकि उसके मन में ना दूसरों के प्रति लालच है। लेकिन हर एक बंदा सही भी तो नहीं है, बात ये 99.99% चीज़ें रॉन्ग हैं। तो ऐसे में प्रश्न उठता है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है और क्या सही है, पता नहीं। तो ऐसे में एक सिंपल सी थ्योरी आती है, क्या गलत है और क्या सही है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ गलत है वो सही नहीं हो सकती। तो फिर बात ये आती है सही क्या है, तो शायद सही कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ गलत है। हो सकता है आपका पॉइंट कुछ और उस चीज़ को सोचने को, लेकिन हो सकता है किसी और का पॉइंट उस हिसाब से गलत हो। तो गांधी जी के हिसाब से ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसे इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के लिए न्यास जो है वो आर्थिक प्रणाली नहीं थी, ना ही कोई बदलाव था। ये तो एक जीवन जीने का तरीका था, एक तो डेली रूटीन का तरीका था कि हमें केवल केवल उतनी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जितनी चीज़ें हमारे लिए बनी हैं। आवश्यकता से अधिक जो संचय है वो हमेशा समस्याओं को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि न्यास का मेरा सिद्धांत कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, किसी प्रकार का छल नहीं है, बल्कि ये सिद्धांत तो चलता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा गांधी जी कहते थे। उन्होंने कहा चाहे आप भारतीय दर्शन पढ़ लो, भारतीय धर्म पढ़ लो, नीति शास्त्र पढ़ लो, इस चीज़ से भरे हुए हैं। आप हर धर्म की किताब पढ़ोगे ना, हर धर्म, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, हर कोई भी आप सिद्धांत पढ़ लो, कोई भी थ्योरी पढ़ लो, हर एक थ्योरी ये कहती है सदाचार की भावना होनी चाहिए और दयालुपन होना चाहिए और संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोग खुद ही अपने जो इष्ट हैं उनकी बात नहीं मान रहे हैं। नाम पर तो वो लड़ रहे हैं, मंदिर मस्जिद के लिए तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन चीज़ों में क्या लिखा है वो उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर पा रहे। और वही वाली बात है, आप ना धर्म से जब तक नफरत कर सकते हो जब तक आप धर्म नहीं जानते, और आप धर्म के कट्टर भी जब तक हो सकते हो जब तक आप धर्म नहीं जानते। तो वास्तव में धर्म की फिलॉसफी समझना ना हर किसी के बस की नहीं है, और जो लोग समझते हैं वो फिर गांधी जैसे हो जाते हैं। यहाँ बताया गया राम जी भी एक ट्रस्टीशिप के दौरान हिसाब से काम किया था उन्होंने। अयोध्या में उन्होंने जो राज किया था वो भी ट्रस्टीशिप के हिसाब से किया था। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण
जब अर्जुन के सारथी बने थे तो उन्हें कोई प्रॉफिट की आशा नहीं थी। वो युद्ध में कोई भी जीतता कोई भी हारता, उन्हें क्या मतलब था, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन के न्यासी के रूप में काम किया था। तो इसी प्रकार से ना बड़े बड़े लोगों को, अमीरों को, भूस्वामियों को इसी प्रकार से समाज के लिए कार्य करना चाहिए। कह रहा पहले ना जॉइंट फैमिली चलती थी और सब लोग ना न्यासी के रूप में जीवन बिताते थे। एक बंदा होता था जो सारे परिवार की रक्षा करता था, संपत्ति की रक्षा करता था और बाकी सब लोगों का भरण पोषण करता था। के एम मुंशी कहते हैं कि ये परिवार की संपत्ति का प्रबंधन है जो कि परिवार के कल्याण के लिए किया जाता था। इसी प्रकार से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है कि हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार संपत्ति मालिकों को सामान्य उपयोग और लाभ के लिए संपत्ति को देखना चाहिए। भागवत के अनुसार संपत्ति पर हमारा उतना ही हक है जितने से हम अपने भूख मिटा सकते हैं। इससे अधिक जो संपत्ति है वो चोरी है और जो चोरी करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से न्यास की अवधारणा कुल मिलाकर ये कहती है कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। भगवत गीता में भी यही लिखा है। अब बात ये आती है कि संपत्ति के प्रकार क्या क्या हैं, हमें किस टाइप से संपत्ति मिलती है। तो सबसे पहले प्रकृति हमें संपत्ति देती है, हम सभी को पता है। गांधी जी का मानना था कि इस नेचर पर, इस पृथ्वी पर इतनी सारी संपत्ति है कि सबका पेट भर सकता है, लेकिन अगर आप पेटी भरना चाहते हो तो नहीं है। लालच के लिए कोई जगह नहीं है। उनका मानना था पृथ्वी पर जितनी भी उपलब्ध वस्तुएं हैं वो सब नेचर की हैं, वो सब प्रकृति की, वो सब ईश्वर की हैं। उनका मानना है कि एक व्यक्ति जो विरासत के रूप में या स्वयं मेहनत से जो संपत्ति हासिल करता है उसे ना अतिरिक्त संपत्ति मनुष्य की भलाई पर लगा देनी चाहिए। यानी कि सपोज डेट कोई बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है और उसका खर्चा लाखों का है, तो बाकी जो बचे लाखों है उससे समाज की भलाई पर खर्च करना चाहिए, प्रकृति की भलाई पर खर्च करना चाहिए, नेचर के लिए खर्च करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भली भांति समझना चाहिए कि आवश्यकता एक अलग चीज़ है और लालच एक अलग चीज़ है। किस चीज़ की आपको नीड है, क्या आपकी नीड पूरी हो रही है, तो बस बात खत्म। गिडनेस थोड़ी पूरी करनी है आपने। आवश्यकता से अधिक जो कुछ भी एक व्यक्ति के पास है वो समाज का है और उसका उपयोग हमें समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। तो सबसे पहले संपत्ति कौन दे रहा है हमें, प्रकृति। दूसरी संपत्ति कौन दे रहा है, समाज। एक बार बताओ आप, चाहे आप कितने बड़े उद्योगपति की बात कर लो, अंबानी को अंबानी बनाया किसने है? लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट ने, मैं कह रहा हूँ जनता ने। जब आप उनके प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो तभी तो अमीर बन रहे हैं। अडानी को अडानी किसने बनाया है? लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट ने, मैं कह रहा हूँ जनता ने। भैया जनता का ही तो पैसा हर जगह लग रहा है। तो अगर जनता को इतनी दिक्कत है तो जनता उन प्रोडक्ट्स का यूज़ करना शुरू कर दे। जनता को इतना समझाया जाता है कि चाइना का माल को मत यूज़ कीजिए, चाइना के माल को मत यूज़ कीजिए, लेकिन जनता क्या मान रही है? जनता चाइना के माल का यूज़ कर रही है, तो इसका प्रॉफिट किसको मिल रहा है? चाइना को मिल रहा है। तो यानी कि हर एक बड़ा उद्योगपति है या कोई छोटा बंदा है वो अपना पैसा अपने आप नहीं पैदा करता है, वो समाज से अर्जित करता है। मान, सम्मान, पैसा सब समाज से आप अर्जित कर रहे हो। तो कह रहा है, महात्मा गांधी कहते हैं व्यक्ति सामाजिक शून्य में धन संचय नहीं कर सकता। यानी कि समाज अगर शून्य हो, समाज में कोई हो ही ना, समाज में कोई एक्टिविटी ना हो, समाज में कोई क्रिया ना हो, तो बंदा पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता। कह रहा मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी संपत्ति का निर्माण कर लिया है और उसके पास बहुत सारे उद्योग है, कई उद्योग उसने स्थापना करी है, लेकिन उसने क्या अकेले इन संपत्तियों का मैनेजमेंट किया था? क्योंकि इतनी सारी संपत्ति का मैनेजमेंट तो अकेले कर ही नहीं सकता। तो गांधी जी ने कहा कि उसने इस संपत्ति का मैनेजमेंट कैसे किया? मजदूरों के दम पर, श्रमिकों के दम पर, किसानों के दम पर। तो ऐसे में जो अमीर लोग हैं इन्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जबकि जो अमीर लोग हैं गरीबों के लिए धन इकट्ठा ही नहीं करते, इन्हें गरीबों को धन पैसे देते ही नहीं है। क्योंकि जबकि धन इकट्ठा करने में गरीबों ने सहायता करी है, तो ऐसे में उन्हें धन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मात्र उतनी ही संपत्ति का हकदार मानना चाहिए जितनी उसकी जरूरत है, जितना उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। इसी वजह से ये होता है कि मुट्ठी भर लोग तो बहुत सारी विलासता की वस्तुओं का यूज़ करते हैं और विश्व में बहुत बड़े पैमाने पर लोग वंचनाओं के शिकार होते हैं, गरीबी के शिकार होते हैं। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वो अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति को इकट्ठा करे। लाखों लोगों की बेसिक नीड नहीं पूरी हो पा रही और आप रोटी में घी लगा के खा रहे हैं। उन्हें लगा कि आपको और मुझे इन वस्तुओं पर कोई हक नहीं है जो हमारे पास हैं, लेकिन लोगों के पास भोजन और वस्त्र नहीं है। यानी कि आपका पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है और आप तले हुए खाना खा रहे हो तो आपको खाने का हक नहीं है। ये इंसानियत नहीं है, ये ह्यूमनिटी नहीं है। लेकिन पता है हम दूसरों को दर्द में देखकर ही खुश हो रहे हैं। रियलिटी यही है। गांधी जी कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनके पास संपत्ति तो है, लेकिन वो संपत्ति कहाँ से उन्होंने प्राप्त करी है? समाज का शोषण करके, समाज का दुरुपयोग करके। क्योंकि जो एक व्यक्ति था, औसत बुद्धि का व्यक्ति था, आपने उसके साथ हिंसा करा, आपने उसके साथ शोषण किया, तभी तो आपके पास ज़्यादा पैसा आया। इवन गांधी जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा पॉजिटिव रूप से भी ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो भी उसे पता है क्या है, समाज के लिए खर्च करना चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं कि बिना शोषण के तो आप ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा मेरा दृढ़ विश्वास था कि गलत कार्यों का सहारा लिए बिना भी धन इकट्ठा किया जा सकता है। कह रहा है मान लो आपके पास 1 एकड़ भूमि है, उसमें सोने की खान निकल जाए तो क्या है, आप करोड़पति बन सकते हो। यानी कि गलत कार्य से तो पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, बट सही कार्य से भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन वो सारी संपत्ति समाज की है। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे शंकरदेव राय, उन्होंने पता है गांधी जी से पूछा कि गांधी जी क्या लीगल तरीके से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? तो गांधी जी ने कहा हाँ भाई बिल्कुल, निश्चित रूप से एक व्यक्ति लीगल तरीके से भी करोड़ों रुपए कमा सकता है।
सपोज दैट उसके पास एक ज़मीन है और उस ज़मीन में क्या निकल जाए, दुर्लभ हीरा निकल जाए, तो गलत तरीके बिना अपनाए करोड़पति बन गया। उसने कोई हिंसा नहीं करी, कोई शोषण नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जो हीरा उसे मिला, उससे जो पैसा मिला, वो व्यक्ति वास्तविक रूप से प्रसन्न नहीं हो सकता, अपना संतुलित विकास नहीं कर सकता, उसके अंदर आत्मानुभूति नहीं होगी। फिर हर एक बंदा पता है क्या होगा, शॉर्टकट अपनाएगा, हर एक बंदा गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचेगा, हर एक बंदा क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। फिर वो पता है क्या कहेगा, आप पढ़ लो, मैं ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेता हूँ। और ऐसे ही होगा, क्यों? क्योंकि वो हर एक बंदा ये सोच रहा है कि मैं 1 रुपये में क्या करूँ, करोड़ों रुपए कमा लूँ। बट रियलिटी अलग है। हम लोगों को डीएक्टिव किया जा रहा है, हम लोग सोच समझ पा ही नहीं रहे हैं। उसका रीज़न ये है, हम सब शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं। तो इसलिए गांधी जी ट्रस्टीशिप का एक सिद्धांत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं व्यवहारिक रूप से जो है ट्रस्टीशिप का ही सिद्धांत सबसे सही है। अमीर और धनवान लोगों को अधिक जो धन इकट्ठा हुआ है, वो लालच के पाप से उन्हें मुक्त करेगा जब वो समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे। उपनिषद में एक मंत्र है, तेन त्यक्तेन मुंजिथा, जिसका मतलब यह है कि सभी साधनों का उपयोग करते हुए आप करोड़ों रुपए कमाइए, परंतु ये ध्यान रखिए, ये धन आपका नहीं है बल्कि किसका है, लोगों का है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस धन का एक हिस्सा रख लें और बाकी धन समाज के कल्याण के लिए खर्च कर दें। हर एक धर्म में ये बात भी लिखी हुई है। गांधी जानते थे कि व्यक्ति की शारीरिक और बौद्धिक योग्यताओं में अंतर होता है। कुछ लोगों के पास शारीरिक श्रम अच्छा होता है, कुछ लोगों का मेंटली श्रम बहुत अच्छा होता है। तो बंदा जो बौद्धिक, हर एक बंदा बौद्धिक काम करना चाहता है, क्यों? इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, हालांकि बुद्धि चलाते वक्त मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन ऐसे में जो बौद्धिक लोग हैं, इनका अपना एक अलग रुतबा है, और जो शारीरिक श्रम के लोग हैं, इनका समाज में श्रम नहीं मिल पा रहा है, जबकि जरूरत समाज को उनकी भी उतनी ही है। तो राष्ट्र की भौतिक समृद्धि जब हो सकती है, भौतिक प्रगति जब हो सकती है, जो सक्षम लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं, कल्पनाशील लोग हैं, ये आगे बढ़ते जाएं, देश की समृद्धि में अपनी भूमिका अदा करें। जो बीमार लोग हैं, बौद्धिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन लोगों की दया करें, उन लोगों पर परोपकार करें। गांधी जी के अनुसार न्यास एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी आकांक्षा में करनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है अगर उसका दिल समतावादी हो, उसका दिल नेक समाज के निर्माण की भूमिका रखता हो। क्योंकि हमारा जो हृदय है ना, वो बहुत छोटा है, बहुत बारीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेक, त्याग और दूसरों की करुणा से भरा हुआ है। इसे ना दूसरों के दर्द से दर्द होता है, इसे दूसरे की खुशी से खुशी मिलती है, दूसरे के दुख से दुख मिलता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर है, तो हम समाज को खुशनुमा बनाने के लिए अपने रूप में कार्य क्यों नहीं करते हैं? आगे चैप्टर में राज्य विनियमित समाज, यानी कि सरकार की ट्रस्टीशिप में क्या भूमिका हो सकती है। तो गांधी ने कहा कि अमीर लोग जो होंगे, इनके पास अपने आप तो ये इच्छा नहीं होगी कि समाज के लिए काम करें, तो इसके लिए उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए क्या है, कानून की जरूरत होनी चाहिए। और कानून कौन बनाएगी? गवर्नमेंट बनाएगी। तभी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सही से लागू हो सकता है। और इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको ना गाँवों को विकसित करना पड़ेगा, ग्राम स्वराज की बात करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि कानूनों को ना ऊपर से लागू नहीं करना चाहिए, कानूनों को ऊपर से बनाना चाहिए, लेकिन लागू नीचे से करना चाहिए। यानी कि देखिए, एक केंद्र स्तर पर सरकार है, एक राज्य स्तर पर सरकार है, एक पंचायती स्तर पर सरकार है। तो कानून क्या हो, सेंट्रल लेवल से बने, लेकिन उसे फॉलो कहाँ से करवाया जाए? पंचायती लेवल से। क्योंकि इससे क्या होगा, स्थानीय जनता को प्रॉफिट मिलेगा। गांव में क्या होगा, पंचायतों में हर एक बंदा भागीदारी होगा, सारे बंदे मिलकर अपने में से एक पंचायत चुनेंगे, एक सरपंच चुनेंगे, एक मुखिया को चुनेंगे, और फिर वो उस समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगा और ऊपर से उसे फंड दिया जाएगा। ऐसा राज्य विनियमित न्यास है। वो चाहते थे ऐसे कानून ऊपर से लागू नहीं होने चाहिए, इनकी शुरुआत नीचे से होनी चाहिए। एक स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर, स्वशासित गांव होना चाहिए। उसका रीजन ये भी था भाई, क्योंकि देश हमारा कैसा था, ग्राम प्रधान। न्यास को सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने चाहिए। बिना कानून बनाए कोई व्यक्ति अपने तरीके से कभी भी दान नहीं देगा। उन्हें कानून लागू करने के लिए ये भी कहा कि आप क्या करो, लोगों से अनुनय विनय करो, लोगों के मन बदलने की भी बात करो। उन्होंने महसूस किया कि अमीर वर्ग जो है ना, ये कभी अनुनय विनय से नहीं मानेगा, इसको तो कानून बनाकर ही अपने कंट्रोल में करना चाहिए। इसलिए सरकार ने कानून बना रखे हैं कि अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा, थोड़ा कम कमा रहे हो तो 30%, उससे कम 10%, उससे कम 5%, और जो कम कमा रहा है तो उसे बिल्कुल देना ही नहीं है। तो जो टैक्स स्लैब बनाएगा वो इसलिए बनाए गए, और उस टैक्स को खर्चा कहाँ किया जाता है? आम जनता पर सब्सिडी दी जाती है। तो भैया कानून बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमीर अपने आप अपना पैसा नहीं देगा। गांधी जी चाहते थे कि जितने भी न्यासी हैं, इनकी मूल इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए, इन्हें कानूनी मंजूरी देनी चाहिए, और व्यवहारिक स्तर पर पुरुष और महिलाओं को त्याग की भावना सिखानी चाहिए, स्वत्यागी सिखाना चाहिए। क्योंकि जब तक मन में प्रेम और त्याग नहीं होगा, तब तक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कभी भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है, जिसमें गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की थोड़ी सी आलोचना की गई है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको। तो वैसे तो देखा जाए, गांधी जी की जो न्यास की धारणा, ये मानवतावादी है, ये ह्यूमनिटी वाली है। इसमें ये बात कह रहा है कि मनुष्य प्रकृति से क्या है, नेक दिल का है, मन से नेक है, लेकिन इसकी आलोचना बहुत की गई है। ये माना गया है कि ये बहुत सिंपल सी अवधारणा है।
लेकिन ये समाज में इक्वलिटी को कभी बढ़ावा नहीं देगी। नेहरू जी जैसे जो लोग थे वो गांधी जी के समर्थक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस अवधारणा में गांधी जी की आलोचना करी है। उनका कहना है कि गांधी जी के जो ये विचार है ना, ये सामंतवाद को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ऐसे में एक व्यक्ति एक दिन पावरफुल हो जाएगा जिसे समाज ने खुद ही चुना है, और ऐसे में वो अपने पावर का क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। सीधी सी बात है, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है उसमें एक व्यक्ति क्या है, वो समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। एक दिन वो सारी ताकत समाज से अर्जित कर लेगा, जैसे पहले के ज़माने में जमींदार और सामंती करते थे। ऐसे एक प्रोफेसर हैं एम एल दत्ता। उनका मानना है कि पूंजीवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समाज का संपत्ति स्वामी और समाज संपत्ति से वंचित वर्ग के रूप में विभाजन। यानी कि एक बंदा समाज में संपत्ति का स्वामी होगा, जबकि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति नहीं होगी। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में भी यही होगा। गांधी जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि संपत्ति बांट दो। गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि जो बंदे पे ज़्यादा पैसा है वो समाज के कल्याण के लिए खर्च करे, लेकिन वास्तव में तो संपत्ति का स्वामी वही बना रहा, अमीर तो वही बना रहा। तो ऐसे में उन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। ऐसे ही EMS नंबूद्रिपाद जो कि एक कम्युनिस्ट नेता थे, उनका मानना था कि जो गांधी जी का दृष्टिकोण है ये पूंजीवाद की मदद कर रहा है, ये वास्तव में ना गरीबों की कोई मदद नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति थे, गांधीवादी अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर जे अंजरिया। इन्होंने भी कहा कि एक छोटे समय के लिए तो बहुत बढ़िया धारणा ये, लेकिन बड़े समय में ये काम नहीं कर पाएगी। यानी कि लघु अवधारणा है, दीर्घ अवधारणा नहीं है, क्योंकि दीर्घ अवधि तक बड़े पैमाने पर किसी के अंदर इतना मोरल बना रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मन कब बदल जाए नहीं पता। नोबेल पुरस्कार विजेता गुन्नार मर्डल, जो कि इस प्रक्रिया को उदारवादी मानते थे, उन्होंने कहा ये एक एशियन ड्रामा है। उन्होंने एशियन ड्रामा में ये बात कही भी है कि इतना लचीला सिद्धांत कभी हो ही नहीं सकता, इसमें क्रांति की भावना ना के बराबर है, इसके अंदर कोई आदर्श है ही नहीं। इसी प्रकार से देखा जाए तो इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद भी न्यास का जो जोर है वो बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है। इसे अच्छी तरह से समझना आसान नहीं है। इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिसकी मदद ली जा सकती हो। तो ऐसे में ज़्यादा प्रशंसा तो इसे नहीं मिली, क्योंकि इसका यूज ही नहीं हो पाया ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का। क्योंकि चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या आने वाले नेता हों, उन्होंने गांधी जी को तो माना, लेकिन गांधी जी के विचारों को इतना नहीं माना है। तो अगर इस चैप्टर से प्रश्न बने कि गांधी जी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या है, तो आप बता दोगे। ट्रस्टीशिप फॉर्मूला क्या है, तो भी आप बता दोगे। प्राचीन भारतीय अवधारणा के रूप में ट्रस्टीशिप, तो आपको धर्म वाली बात बतानी है आपको। राज्य विनियमित ट्रस्टीशिप क्या होती है, तो राज्य को कानून बनाना चाहिए वाली बात बताओगे। क्या आज भी जरूरी है, क्या आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है ट्रस्टीशिप की अवधारणा, तो आप इसमें इसकी आलोचना करोगे। और फिर ये बताओगे देखिए जरूरी तो है, लेकिन विभिन्न सरकारें इस पर एक मत नहीं है, जिसकी वजह से आज भी लागू नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न यही है, समाज में इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि समाज को एक नए सिरे से बुनने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है, जो कि कभी नहीं हो सकती। तो अब तक हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 7 ही चैप्टर और बचते हैं। आगे जो चैप्टर बचे हैं उनमें कुछ ना कुछ आंदोलनों के बारे में बताया गया है, जिसकी चर्चा हम आने वाले भागों में करेंगे। लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दर्ज कीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।